Good afternoon to all of you. Welcome to again my YouTube चैनल। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास के चैप्टर 10th को, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ चुके हैं। ये मेरी दूसरी वीडियो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर। कल हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की गुण और पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, उत्तर और अवतल गोलीय दर्पण क्या होते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित ही कुछ टर्म्स जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि इनका जब हम इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी गोलीय दर्पण में बनाएंगे तो इन टर्म्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गोलीय दर्पण से संबंधित चाहे वो अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, उन दोनों प्रकार के दर्पणों में ये टर्म्स यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास पोल आता है जिसको हम ध्रुव कहते हैं। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं, उसको ध्रुव बोलते हैं। यह पृष्ठ के केंद्र पर स्थित ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव प्राय P अक्षर से निरूपित किया जाता है। पोल को हम ध्रुव भी बोलते हैं, कैपिटल P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वक्रता केंद्र क्या होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। किसी भी दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस गोले का सेंटर होता है जिसका वह भाग होता है। मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of that very sphere whose this mirror is a part. This is generally represented by capital letter C. इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। जनरली R से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका वो गोलीय दर्पण भाग होता है। या ये कह सकते हो कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या है जिसका वो मिरर वो दर्पण एक भाग है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास मुख्य अक्ष, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। जैसे हम फिगर में पहले ये तीनों चीज़ें दिखा देते हैं। ये फिगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। P जिसको हम पोल कहते हैं, ये बिल्कुल MN मिरर है, मिरर के बिल्कुल सेंटर में है। एंड दिस इज़ C, ये कंप्लीट स्फेयर किया हुआ है। जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर C है वो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करेगा। और C और P के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम स्फेयर की रेडियस भी बोलते हैं। और MN जो मिरर हमारे पास है इसके लिए ये वक्रता त्रिज्या है। दिस इज यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आती है प्रिंसिपल एक्सिस। P और C के बीचों बीच जो ये लाइट ग्रीन सी लाइन जा रही है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, मुख्य एक्सिस को बोला जाता है। और ये P के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि P पॉइंट पर कोई भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उस टेंजेंट के ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। सेंटर में से पास करती हुई कोई भी लाइन दिस इज सर्कमफ्रेंस पर पड़े किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है। इसलिए जो ये लाइन है मुख्य अक्ष है वो P के ऊपर अभिलंब का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एपर्चर। किसी भी मिरर का एपर्चर क्या होता है, इसको हम द्वारक भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास मिरर MN है, M और N को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो जो ये डिस्टेंस होगी M और N के बीच की, इसको हम एपर्चर बोलते हैं, इसको हम द्वारक बोलते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास
वही mn डिस्टेंस होगी m और n के बीच की, इसको mn से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम अपर्चर बोलते हैं। उसके बाद आएगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, C और P का मिड पॉइंट होगा। पहले ही बता देता हूँ, C और P के बीच में लाई करता है बिल्कुल, और इसका मिड पॉइंट होता है F, जिसको जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ये मुख्य फोकस कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा मिरर के लिए। ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट में से पास करेगी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच ऑल द रे ऑफ लाइट आफ्टर विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस। सभी के सभी वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट में से गुजरती हैं उस पॉइंट को हम मुख्य फोकस कहते हैं। एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है कि जो गोलीय दर्पण है उसका जो ध्रुव और सी उसके बीच की जो दूरी है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। पी और एफ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल आर को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और स्मॉल एफ को हम फोकस दूरी बोलेंगे। अब इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होता है स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच में। जो स्मॉल एफ होता है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सी नहीं एफ दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ एफ फ्रॉम पी and r is the distance of C, center of curvature, from P. Therefore f जो है that is equal to half of radius of curvature r/2 बनेगा, और r जो है वो f का ट्वाइस बनेगा, 2f के इक्वल आएगा। उसके बाद अवतल दर्पण के किरण आलेख बनाने के कुछ नियम हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, जब भी हम कनकेव या कन्वेक्स मिरर लेंगे जिसकी भी हमें इमेज परफॉर्म करवानी है मिरर में, तो हम हमेशा उसको लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे मिरर के, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है। अब कुछ रूल होते हैं जो हम पर्टिकुलर रे लेते हैं कोई भी इमेज परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे हम 4 रूल पढ़ेंगे। सबसे पहली बात अवतल दर्पण के लिए हम पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, रे ऑफ लाइट आएगी, परावर्तन के बाद वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। पहला नियम, वो चाहे हम ऊपर लें उसके, चाहे वो हम उसके नीचे लें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आप लोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा एफ में से आपने पास करवानी है। दूसरा, किसी भी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस में से कोई रे ऑफ लाइट अगर पास करेगी तो परावर्तन के बाद मिरर को जब टकराएगी उसके बाद परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस मुड़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अवतल दर्पण में की सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, मतलब वक्रता केंद्र से पास करती है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसी पाथ से वापस मुड़ जाएगी, उसी रास्ते से वापस परावर्तन के बाद वो जाएगी। चौथी बात है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर पर पॉइंट P पर आकर इंसिडेंट करती है, जितने एंगल पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ P पर इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पर वो वापस चली जाएगी। ये परावर्तन के नियम के अनुसार होगा। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल है जिसके अंदर हमें पता चलता है दिस इज़ साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट पुट, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं और उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, किस टाइप की बनती है, किस आकार की बनती है, ये टेबल से आपको पता चल जाएगा। हम इसमें हमारे पास टोटल 6 जो है पोजीशन है, 6 पोजीशन के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कनकेव मिरर के। दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, उसके बिफोर, उसके आगे, और फिर उन 6 में से 2-2 आपस में 2-2 पोजीशन करके 4 पोजीशन को हम रिलेट करेंगे, 2 पोजीशन को एक जगह रिलेट करेंगे, 2 पोजीशन को एक जगह। याद रखना बड़ा इजी होगा ये टेबल, और ये टेबल अगर याद हो जाती है
तो हमें इमेज फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब हम रे डायग्राम बनाएंगे किसी भी इमेज का किसी कनकेव मिरर के अंदर। सबसे पहली बात तो इस टेबल की खास बात यह है कि भाई कनकेव मिरर के अंदर ये टेबल ये बताती है कि कनकेव मिरर के अंदर जितनी भी इमेजेस बनती हैं सिर्फ एक केस को छोड़ के सभी की सभी रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं, वास्तविक और उल्टी बनती हैं। एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, आभासी और सीधी इमेज बनेगी। वो हम बता देते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखें, पोल के और फोकस के बीच में, तब इमेज दर्पण के हमेशा पीछे बनेगी, दूसरी साइड बनेगी जाके, बहुत बड़ी बनेगी, आभासी बनेगी और सीधी बनेगी। इस केस को छोड़ के बाकी जितने भी केस है सभी में वास्तविक और उल्टी बनती है, ये तो डायरेक्ट याद कर लो। फिर उसके बाद है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख देते हैं, इन्फिनाइट पे रख देते हैं, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो मुख्य फोकस पर बनेगी, बहुत छोटे साइज की बनेगी और वास्तविक उल्टी बनेगी। जैसे कई बार बच्चे वो तो कन्वेक्स लेंस होता है मेले में से खरीद के खेलते भी हैं, अगर हम कनकेव मिरर भी लें तो उसमें भी ऐसा ही होगा। सन को इन्फिनाइट पर मानते हैं हम अगर सन की इमेज परफॉर्म करें तो वो बहुत एक पॉइंट के साइज की आएगी और एफ पर बनेगी। इसी तरह से अगर अनंत पर रखते हैं तो एफ पर बनती है, और अगर एफ पर रखेंगे तो एफ पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगी, अनंत पे रखते हैं तो एफ पे बनती है, एफ पे रखते हैं तो अनंत पे बनेगी। अब वहाँ पे हमने कहा था कि जब अनंत पे रखते हैं अत्यधिक छोटी बनती है, जब हम एफ पर रखेंगे तो अत्यधिक बड़ी बनेगी, उल्टा होगा उसका बिल्कुल, वास्तविक और उल्टी तो बनती है। फिर उसके बाद आता है कि अगर हम मिरर के सामने सी से परे किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसकी इमेज एफ और सी के बीच बनेगी, छोटी बनेगी, वास्तविक उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका उल्टा बनेगा ऐसा ही सेम केस कि अगर सी और एफ के बीच में अगर हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो एफ से परे बनेगी, वास्तविक उल्टी बनेगी। अब हमारे पास एक केस ऐसा रह गया सी वाला, अगर हम सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनती है, समान साइज की बनती है और वास्तविक तथा उल्टी बनती है। अब अगर हम एक्सपीरियंस करें यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास एक रे डायग्राम दिखा रखा है अवतल दर्पण में, 1 बाय 1 हम सभी के सभी 6 के 6 केसेस का पढ़ेंगे। इजी है, बहुत ज़्यादा याद रखना, 2-2 को रिलेट करो, 4 तो आपके 2-2 करके रिलेट हो जाएंगे, 2 बाकी अलग रहेंगे, एक सी वाला और एक पी और एफ वाला। एक ही केस ऐसा आता है जब आभासी बनती है पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, तो बाकी सभी में रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब हम बात करते हैं रे डायग्राम की। तो हम इस टेबल से हमने ये एक्सपीरियंस किया कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेकर आते हैं, लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ, तो जो इमेज का साइज है वो बढ़ता जाता है। जैसे हम टेबल से ही देख लेते हैं, सबसे पहले हमने इन्फिनाइट पे रखी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखी है, तो बहुत छोटे साइज की इमेज बन रही है। फिर हम उससे चलते चलते आगे सी पे ले आए, फिर सी के बाद हम कहाँ पे ले, सी से परे, ये मान लो यहाँ पे सी है, ये सी है, यहाँ पे ये सी से यहाँ पे रख रखा है हमने, इधर इसके इस साइड में क्या पड़ी है, मिरर पड़ी है। तो हम जैसे सी से परे लेके आएंगे तो थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा छोटा नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर हम सी पर ले आते हैं तो उतने ही साइज़ की हो जाती है। सी से आगे लेके जाते हैं जब हम इस साइड को, सी से आगे तो बड़ा हो जाता है, सी से और आगे लेके जाते हैं, एफ पर लेके जाते हैं तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जैसे ही हम पी और एफ के बीच में लेके जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट से एफ पी की तरफ लेके जाएंगे तो जो साइज़ है इमेज का वो हमेशा इंक्रीज़ करता जाएगा। अब जैसे पहली फिगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, ये पैरेलल रे 2 ए और बी से जा रही हैं, ये उस ऑब्जेक्ट से जो इन्फिनाइट पर रखा हुआ है उससे रे ऑफ लाइट आ रही हैं। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एफ में से पास करेगी, दूसरी ऐसे बी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद एफ में से पास करेंगी, और जहाँ पे भी कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा रे ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इमेज बनती है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो एफ के ऊपर बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। यहाँ पे हमें
देखने से पता नहीं चलेगा कि ये उल्टी है या रियल तो पता चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट मिल रही है, जहाँ पे एक्चुअल में मिलती है तो वहाँ पे रियल इमेज बनती है। लेकिन पॉइंट साइज होने से हमें ये नहीं पता चल रखा है कि भी ये उल्टी है सीधी है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे कि अगर अनंत पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं इन्फिनाइट पे, तो उसकी इमेज एफ पर बनती है और वो हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड जिसको हम कहेंगे। सेकंड केस है, सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, ये रे डायग्राम है हमारे पास कि जब ऑब्जेक्ट को हम सी से परे रखते हैं, मतलब इन्फिनाइट पर नहीं रखते, सी से थोड़ा, जैसे ये मान लो यहाँ पे सी है, सी से यहाँ पे रख रखा हमने, रखना लेफ्ट साइड में ही है, ए बी ऑब्जेक्ट है। अब फिर हम दो रे ऑफ लाइट यहाँ पे देखेंगे। एक रे ऑफ लाइट तो आपने हमेशा पैरेलल ही लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरी रे ऑफ लाइट हम लेंगे जो फोकस में से पास करेगी। अब रूल के अकॉर्डिंग जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से पास करेगी। ऐसे ही जो रे ऑफ लाइट ए बी से निकल कर, दिस इज प्रिंसिपल, जो रे ऑफ लाइट निकल के एफ में से पास करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस में से पास करेंगी। तो ये दोनों की दोनों रे बी डैश पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से, ए डैश बी डैश। ये इमेज है ऑब्जेक्ट ए बी की, जो कि इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी है, और साइज़ में ए बी से थोड़ी छोटी है, बिल्कुल छोटी नहीं है, थोड़ी छोटी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है थर्ड केस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख रहे हैं, ए बी ऑब्जेक्ट है, वही दो हम रे लेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज सेकंड विच पासिस थ्रू एफ। रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू दिस इज एफ यू कैन से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बी से निकलकर मिरर के ऊपर पड़ रही है जाके, वो रिफ्लेक्शन के बाद एफ में से पास करेंगी, और दोनों की दोनों रे एक्चुअल में बी डैश पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी। इस तरह से ए डैश बी डैश, ये दिस इज़ रियल इमेज है ए बी की, ये कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। तो ये सेम साइज़ की है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है। फोर्थ केस में हम कर लेते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे ए बी, तो वही दो रे हम कंसीडर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी हम फोकस में से पास करवाएंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट पासिस थ्रू एफ, एंड रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, and both the ray after reflection intersect at point B dash, therefore A dash B dash is a image of object AB which is inverted, और ये साइज में AB से थोड़ी बड़ी बनेगी, क्योंकि मैंने बोला है जैसे जैसे हम इन्फिनाइट से P की तरफ जाएंगे, मिरर के P की तरफ, तो साइज़ जो है इमेज का वो इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है जी, कैसी आएगी ये, वास्तविक आएगी, रियल आएगी और इन्वर्टेड आएगी, साइज में थोड़ी सी बड़ी होगी। उसके बाद है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखें, अब ये फिफ्थ केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो इसकी जो इमेज है वो इन्फिनाइट पे बनेगी। तो हम यहाँ पे फिर दो रे ऑफ लाइट कंसिडर करेंगे। एक तो हम लेंगे, अब यहाँ पे फोकस में से पास करती हुई नहीं ले सकते, एक तो लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसको हम मान लेते हैं बी डी, बी डी नहीं ए बी, ए डी, ए बी तो ऑब्जेक्ट है ए डी, ए डी एक रे ऑफ लाइट है, ए से निकलती है और मिरर के ऊपर डी पर इंसिडेंट करती है, ए डी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस पासेस थ्रू एफ। और दूसरी रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं जो नॉर्मली पड़ती है मिरर के ऊपर, ए ई, उसको हम नाम दे देते हैं ए ई, और रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पाथ से गई है उसी पाथ से वापस आएगी, और आगे बढ़ाने पर ये इस साइड में, लेफ़्ट साइड में बढ़ाने पर कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, इन्फिनाइट पर जाकर मिलेंगी, जहाँ पर इसकी दिस इज़ रियल इमेज बनेगी जो कि इन्वर्टेड होगी और साइज में बड़ी होगी इससे, ऑब्जेक्ट से। लास्ट केस हमारे पास आता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, जब एफ और पी के बीच में रखेंगे, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो फिर हम दो रे ऑफ लाइट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक तो मिरर के परपेंडिकुलर, जो मिरर पर नॉर्मली फॉल करेगी ए ही है वो, और उसी पाथ से वो वापस आ जाएगी सी ई
दिस इज़ EC के अलोंग जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, जो नॉर्मली फॉल करेगी इसके ऊपर लंबवत। और दूसरी जो P पॉइंट पर जाकर इंसिडेंट करेगी, दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल I बनाते हुए, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो R एंगल पर वापस हो जाएगी। ये कहीं पे भी आपस में नहीं मिलेंगी, लेकिन हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जैसे इन दोनों रे ऑफ लाइट को, दिस इज़ CE को, और यू कैन से दिस इज़ दूसरी वाली को हम मान लेते हैं जो N के पास में ही रे है, दिस इज़ QP, इसको हम कह देते हैं, नीचे Q पॉइंट लिख लेते हैं। तो इनको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पर ये A' पर हमें मिलती हुई महसूस होंगी, इमेजिनेशन की जाएगी ये। तो A' B' जो है इनकी वर्चुअल इमेज होगी, और ये इरेक्ट होगी, सीधी होगी, और साइज़ में इस ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो इस तरह से हम रे डायग्राम बना सकते हैं। सभी के सभी 6 केसेस का बहुत इजी है याद रखना। एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आता है, चाहे वो इमेज फॉर्मेशन के ऊपर आए या फिर दिस इज़ यू कैन से इमेज की नेचर बताने के ऊपर आ जाता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं और उसकी इमेज कहाँ पे परफॉर्म होती है, किस टाइप की परफॉर्म होती है। नेक्स्ट उसके बाद हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया कि अवतल दर्पण क्या होता है, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अब अवतल दर्पण के हम उपयोग पढ़ेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इनको हम दिस इज टॉर्च या सर्च लाइट या वाहनों की हेडलाइट में इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये अवतल दर्पण होता है, कनकेव मिरर होता है, ये हमेशा क्या करता है, एक शक्तिशाली समांतर किरणपुंज परफॉर्म करता है, बनाता है लाइट का। तो हम एक समांतर, जो ज़्यादा डिस्टेंस तक एक समांतर उसमें लाइट जा सके, ऐसे हमें दर्पणों का उपयोग करना पड़ता है दिस इज़ हेडलाइट में, किसी भी गाड़ी के, या सर्च लाइट में, ताकि ज़्यादा डिस्टेंस तक वो हमें दिखा सके। और ये उस लाइट को, जो उसके अंदर बल्ब या ट्यूब लगी होती है, उसको काफ़ी डिस्टेंस तक पैरेलल बीम की फॉर्म में परफॉर्म कर सकता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो जब भी कोई हम दांत दिखाने जाते हैं, कोई भी मरीज़ दांत दिखाने, कोई भी पेशेंट दांत चेक करवाने जाता है डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, तो वो हमेशा एक दर्पण, एक मिरर यूज़ करता है उस दांत या उस जाड़ को देखने के लिए, जो उसमें उसके साइज को थोड़ा बड़ा करके दिखा देती है। तो हम वहाँ पे अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। इन्हें सेविंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो नाई होते हैं वो अपनी दुकान के अंदर अवतल दर्पण ही लगवा के रखते हैं सेविंग के लिए। सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी, अवतल तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में भी ये इस टाइप का हम टेबल एक पढ़ेंगे, ये बहुत इजी है। उत्तल दर्पण में जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो सिर्फ 2 ही पोजीशन पर रखा जाता है। इसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है और सीधी बनती है। इसमें कभी भी वास्तविक इमेज नहीं बनेगी, मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी। चाहे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखें, इन्फिनाइट पे रखेंगे तो जो इमेज बनेगी फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगी, छोटी होगी बहुत और आभासी होगी। फोकस पर बनेगी क्योंकि इसमें जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस होते हैं वो दर्पण के पीछे होते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट को चाहे कनकेव मिरर पर चाहे कन्वेक्स मिरर पर अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर ही बनता है। अब जो अवतल दर्पण होता है उसका जो फोकस है वो दर्पण के बिल्कुल सामने है, और जो उत्तल दर्पण है उसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दर्पण के पीछे है। तो जब भी हम अनंत पर रखेंगे तो बनेगी तो फोकस पर ही, लेकिन वो फोकस दर्पण के पीछे होगा, अत्यधिक छोटी होगी, आभासी और सीधी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हम क्योंकि उत्तल दर्पण में जो हमारे पास पोल है, जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो फोकस है वो दर्पण के पीछे है। अब दर्पण के आगे
तो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, या तो अनंत पे रख सकते हैं या अनंत और पी के बीच में रख सकते हैं। अनंत और पी के बीच में कहीं पे भी रख दो। जैसे यहाँ फिगर में हम दिखा देते हैं, ये एक उत्तल दर्पण की फिगर है। ऑब्जेक्ट को जब भी हम रखेंगे तो लेफ़्ट साइड में रखेंगे, इस साइड, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये लेफ़्ट साइड की तरफ का रखा है हमने। और दूसरी बात है कि जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो दूसरी साइड होंगे, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे वो पोजीशन आएगी ही नहीं कि हम सी पर रखें, सी से परे रखें, सी एफ के बीच में रखें या पी और एफ के बीच में रखें। यहाँ तो सिर्फ दो ही पोजीशन बनेगी, या तो अनंत पर रखेंगे या अनंत और पी के बीच में रखेंगे। चाहे हम अनंत पर रखें चाहे अनंत और पी के बीच में रखें, हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, सीधा बनता है, कभी भी वास्तविक उल्टा नहीं बनेगा। लेकिन जब हम अनंत और पी के बीच में रखेंगे तो जो इसकी इमेज बनेगी वो पी और एफ के बीच में बनेगी, दर्पण के पीछे ही होगा, वो छोटी इमेज बनेगी। ठीक है जी। अब इसके भी ये केसेस हम यहाँ पे दोनों के दोनों दिखा देते हैं। जैसे उत्तल दर्पण है, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा है, रे पैरेलल आएगी, फोकस में से पास करेगी, फोकस पीछे है, और जो रे ऑफ लाइट दिस इज नॉर्मली पड़ेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी। तो दोनों की दोनों आपस में क्या करती है, आपस में दोनों इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, अच्छा जी, ये पहले इसके नियम बता रखे हैं हमें। जो प्रकाश की किरण पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो महसूस होती है, वो मतलब वो एक्चुअल में नहीं होती, महसूस होती है कि वो कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। ठीक है जी। दूसरा, उत्तल दर्पण में जो भी रे ऑफ लाइट सी में से पास नॉर्मली पड़ेगी वो सी में से पास करती हुई प्रतीत होगी। जो एक ये रह रहा है हमारा, जो मुख्य फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होगी। मतलब यहाँ पे वही के वही चार रूल रहेंगे, बस यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, उनको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये दिखा रखा है, इसका रे डायग्राम है पहला, इन्फिनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती हैं तो वो फोकस में से पास करती हुई महसूस होती हैं, प्रतीत होती हैं, जिसको हम कहेंगे प्रतीत होती हैं। तो एफ पर जो है इसकी इमेजनरी और यू कैन से वर्चुअल इमेज इसकी बनेगी, वो इरेक्ट होगी। दूसरा, अनंत और पी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइन तो हमेशा कहाँ से पास करेगी, एफ में से, और जो नॉर्मली पड़ेगी वो सी में से पास करेगी। दोनों की दोनों रे आपस में एक जगह पे टकराएंगी, जहाँ आपस में दोनों काटेंगी वो पॉइंट ए डैश है, ए डैश बी डैश इसकी क्या है, वर्चुअल इमेज है, ये इरेक्ट भी है। अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण के क्या प्रयोग होते हैं, क्या उपयोग है। सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को दिखा सकता है, छोटे से सभी चीज़ों का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए पीछे के बहुत सारे एरिया को ये दिखाने में सक्षम है। नेक्स्ट है, दुकानों में इसका उपयोग सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है जी, मतलब कि जो हमारे ये सिक्योरिटी दर्पण के प्रयोग के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। बस यहीं तक आज हम करेंगे, कल हम करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे रहते हैं वो कल की वीडियो में करेंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कल ही हम जो 2-3 न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम करेंगे। थैंक यू।